In 1909, Thomas Morgan in the University of California, he taught the course relevant to zoology, specifically introduction to zoology. The two other geneticists, Sturtevant and Bridges, ये दो और जेनेटिसिस्ट हैं। जेनेटिक्स में जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो इन दोनों का नाम जो है वो हमारे सामने आता है, स्टर्टवेंट और ब्रिजेस का। तो दे वर बेसिकली द स्टूडेंट्स ऑफ मॉर्गन। ये दोनों कौन थे? स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन थे। ये कैलिफोर्निया नहीं है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। मॉर्गन used to work in his laboratory, और उस लेबोरेटरी का नाम जो था वो फ्लाई रूम था, बिकॉज he used to work on the ड्रोसोफिला। इस लेबोरेटरी में जो मेन काम होता था वो ड्रोसोफिला के ऊपर होता था। तो दैट्स वाई उसने अपने उस लैब या लेबोरेटरी का नाम फ्लाई रूम रखा, वेयर they used to study the Drosophila genetics, raise flies, designing experiment and discussing the results. इसी लेबोरेटरी के अंदर ड्रोसोफिला के ऊपर काम करते हुए मॉर्गन ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था कि some pair of genes not segregating randomly, जैसे कि ऑलरेडी मेंडल ने बताया था। एस पर मेंडल के मुताबिक इनको रैंडम सेग्रीगेट होना चाहिए था, लेकिन ये मॉर्गन ने फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया कि सम पेयर ऑफ जीन्स नॉट सेग्रीगेटिंग रैंडमली एज पर मेंडल। तो फिर होता क्या है, 10 to inherit together, फिर क्या होता है कि वो पेयर ऑफ जीन जो है कुछ वो रैंडमली सेग्रीगेट होने के बजाय 10 to inherit together, मतलब एक साथ इनहेरिट होते हैं। इसके लिए जो मॉर्गन की सजेशन थी ऐसे पेयर ऑफ जीन्स के लिए जिनमें ये प्रॉपर्टीज या ये कैरेक्टर उसने ऑब्जर्व किए थे, he suggested that these genes are located on same chromosome and travel together
during process of meiosis. During the process of meiosis, ये किन जीन की प्रॉपर्टी बताई जा रही है? Those genes which do not segregate randomly but tend to inherit together. As per the Morgan, these genes are located on the same chromosome and they travel together during the process of meiosis. कौन सा process है? Gamete formation. During the process of gamete formation, in 1911, Sturtevant and Morgan explained that how genes are positioned on a chromosome. How genes are positioned on a chromosome, and this provides a way of mapping of genes, या mapping of chromosome. And first genetic map, by Sturtevant was remarkably accurate. So यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बात कहाँ से शुरू हुई. मॉर्गन ने रिसर्च ऑन द ड्रोसोफिला, जहाँ से उसने इंट्रोड्यूस किया कि सम पेयर ऑफ जीन्स नॉट सेग्रीगेटिंग रैंडमली, जैसे कि मेंडल कह रहा है कि जीन जो है वो रैंडम सेग्रीगेट होंगे. उसने कहा कि नहीं हो रहे, तो क्या हो रहा है वहाँ पर कि दे टेंड टू इनहेरिट टुगेदर, और जो ऐसे जीन हैं जो कि सेग्रीगेट नहीं हो रहे और इकट्ठे इनहेरिट हो रहे हैं, उसके बारे में उसने बताया कि these genes are located on the same chromosome and they travel together during the process of. फिर उसके बाद Sturtevant and Morgan they also explain how genes are positioned on a chromosome, और उसके बेस पर उन्होंने मैपिंग ऑफ जीन, और उसके ऊपर जो फर्स्ट जेनेटिक मैप जो Sturtevant ने बनाया था that was remarkably accurate. So इस सारी बात को हमने समझना है कि जितने भी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है यहाँ पर, अब हम इस बात को समझेंगे. पहले हम इस बात को समझेंगे कि ये जो मॉर्गन कह रहा है कि सम जीन पेयर ऑफ जीन नॉट सेग्रीगेटिंग रैंडमली एज पर मेंडल बट टेंड टू इनहेरिट टुगेदर, इसका मतलब क्या है, ये कैसे ये सब कुछ हो रहा है. तो उसको हम सबसे पहले इस बात की अब एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है. आप लोग जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन. इन द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, उसको समझने के लिए ईच डिप्लॉयड इंडिविजुअल, हर एक जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, that possesses two allele for a gene, and during the process of meiosis or the gamete formation,
वन या वन एलील मूव टू ईच gamete, one allele move to, और इंडिपेंडेंट असार्टमेंट में हमने ये डिस्कस किया था where there are two alleles and both are present at different loci, so that will separate independently, मतलब एक लोकस का दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। सो इस सारी बात पे थोड़ा सा मैं इस बात को आगे बढ़ाता हूं। आपको कुछ की बातें जो है वो समझनी है। उनमें पहली बात यह है कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का प्रोसेस जब भी होगा, या मैं इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के बजाय इंडिपेंडेंट सेपरेशन का वर्ड यूज कर देता हूं। इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ एलील्स, whenever this independent separation of allele takes place, it will produce recombinants. It will produce, या recombinant के बजाय हम इसको कह देते हैं कि recombination. Independent separation of allele produce, what is recombination? Recombination is sorting of alleles into new combinations. Sorting of allele into new combination. इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात समझाता हूं कि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट से आपके पास रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सॉर्टिंग ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। इनको हम सिंपलर वर्ड में अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि न्यू कॉम्बिनेशन एलील के बनने को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन मीन सॉर्टिंग ऑफ एलील इनटू न्यू कॉम्बिनेशन, मतलब कि अगर आपके पास एलील पहले कुछ कॉम्बिनेशन मौजूद है, उनसे अगर उनकी नई कॉम्बिनेशन बनती है तो वो न्यू कॉम्बिनेशन के बनने का अमल जो है वो रिकॉम्बिनेशन होगा, और वो जो न्यू कॉम्बिनेशन होंगी दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी इनटू स्मॉल ए स्मॉल बी पैरेंटल कॉम्बिनेशन है होमोजाइगस। In this case, we have gametes capital A, capital B, small a, small b. During F1, capital A, capital B, small b. Again, for F2, gamete formation will take place. F2, what is F2? Selfing of F1 is called as F2. So ये हमारे पास F1 है, अगर इसकी हम सेल्फिंग करें कैपिटल A, कैपिटल स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b,
तो ये जो सल्फिंग हुई है, तो नाउ इट इज एक्चुअली द कैपिटल S स्मॉल है, कैपिटल B स्मॉल b, दिस इज F1 और ये हमारे पास F2 हो गया। अब ये दोनों F1 जो एज ए पेरेंट रोल प्ले कर रहे हैं F2 में, जब इनके गैमीट्स बनेंगे तो हमारे पास कौन कौन से गैमीट बनेंगे? कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल b, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल a, स्मॉल b। वेरी गुड। सिमिलरली हमारे पास यही कॉम्बिनेशन दूसरे पैरेंट पे भी सेम है। अब हमारे पास यहां पर क्या हुआ है, ये बात हमें समझनी है। इस यहां देखिए, यहां पर पहले हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे। इस पॉइंट को अगर आप समझ लेते तो आप इस पूरी बात को समझ लेंगे। और इस बात को समझने के लिए मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अभी इसको। हमने सबसे पहले पेरेंटल कॉम्बिनेशन ली, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, स्मॉल a, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल b। हमने उनसे गैमीट पेरेंटल जो गैमीट्स थे वो बनाए, तो वो कौन से थे? कैपिटल A, कैपिटल B। जब हम F1 पे गए और हम F2 पे जा रहे थे, दोबारा गैमीट फॉर्मेशन हुई, तो हमारे पास कितने किस्म के गैमीट बने? 4 काइंड ऑफ गैमीट्स बने। अगर आप इनमें से देखें तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं एलील्स की जो ऑलरेडी नोन है, जो कि ऑलरेडी क्या है, कहां से नोन है? ये पेरेंटल गैमीट्स या पेरेंटल कॉम्बिनेशन के तौर पे हमें नोन थे। कैपिटल A, कैपिटल B और स्मॉल a, स्मॉल b दोनों हमें पहले नोन थे। और क्यों नोन थे? बिकॉज दे वर बेसिकली द पेरेंटल कॉम्बिनेशन या पेरेंटल गैमीट्स थे। और दरमियान वाले दो जो हैं, कैपिटल A, स्मॉल b और स्मॉल a, कैपिटल B, ये दोनों हमारे लिए क्या है? न्यू कॉम्बिनेशन है। ये दोनों हमारे लिए क्या है? न्यू कॉम्बिनेशन। तो मैंने यहां पे बताया व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? सॉर्टिंग ऑफ एलील इनटू इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। तो हमारे पास ये जो न्यू कॉम्बिनेशन वाले जो 2 गैमीट आए हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। एंड दीस टू न्यू एलील जो है, ये कॉम्बिनेशन जो है, these will be called, these gametes will be called as recombinant gametes। ये जो पेरेंटल गैमीट है, ये दोनों, इनको हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स या पेरेंटल गैमीट्स। पेरेंटल गैमीट्स आर नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स। और जो ये न्यू कॉम्बिनेशन से आने वाले हैं, ये हैं हमारे पास रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स। समझ आ गई यहां तक? सो अब हमारा सारे का सारा जो टॉपिक था आज, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे थे, अभी हम उस पर नहीं पहुंचे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम उस टॉपिक के लिए ये बैकग्राउंड बना रहे हैं, जिसमें हमें रिकॉम्बिनेशन तक जस्ट पहुंचे हैं। थोड़ा सा हम रिकॉम्बिनेशन को सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको पहले बताया कि कैसे मेंडेलियन और मेंडेलियन उसमें रिकॉम्बिनेशन में हमारे पास इंडिपेंडेंट असार्टमेंट यहाँ पर हो रही है। मेंडल के बिल्कुल उसके मुताबिक हमने किया। हमने देखा कि हमारे पास एक जनरेशन में जो गैमीट बन रहे हैं, दूसरे में नई एलील्स की कॉम्बिनेशन बनी। हमने कहा कि सॉर्टिंग ऑफ एलील इनटू न्यू कॉम्बिनेशन, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। तो द प्रोसेस जिनसे ये न्यू कॉम्बिनेशन बन रही है, दैट इज द रिकॉम्बिनेशन। एंड द प्रोडक्ट व्हिच आर एक्चुअली द गैमीट्स, दीज आर द रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स। जो हमारे पास ऑलरेडी नोन है, दे आर एक्चुअली द पेरेंटल गैमीट्स आर नॉन रिकॉम्बिनेंट गैमीट। क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब नए नहीं है, ऑलरेडी नोन है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सो हम इसी रिकॉम्बिनेशन को थोड़ा सा मजीद जूम इन करते हैं, थोड़ा मोर फोकस करते हैं, मजीद समझने की कोशिश करते हैं। जब हम कहते हैं कि व्हाट एक्चुअली द रिकॉम्बिनेशन इज, तो इसका हमें ये पता चलता है कि when one of the F1 progeny, when one of the F1 progeny
प्रोड्यूसेस क्या चीज? द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स इन gametes. क्या चीज? The combination of allele and gamete may differ from the combination of alleles of gametes of its parents. मैंने ये तमाम बात को यहां पे राइट डाउन किया जो मैं यहां बता रहा था। अब पढ़ेंगे व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन। जो कुछ मैंने यहां बताया वो वहां पे मैंने राइट डाउन कर दिया। समझ आई आपको? मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने क्या कहा? When one of the F1 progeny produces, F1 progeny में से कोई एक, ये है आपके पास F1 progeny, दोनों सिमिलर है हमारे पास, हाइब्रिड है दोनों F1 हाइब्रिड। If produce the combination of allele in the gamete, 4 कॉम्बिनेशन बनी है हमारे पास। F1 ने हमारे पास कितनी कॉम्बिनेशन बनाई है एलील की? The combination of allele in the gamete may differ from, ये जो 4 बन रही है अगर इनमें से कोई डिफरेंट हुई फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ एलील ऑफ gamete ऑफ इट्स पेरेंट, ये 2 कॉम्बिनेशन एलील से, तो हम इसको क्या कहेंगे? द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। समझ आ रही है आपको? दिस इज एक्चुअली द रिकॉम्बिनेशन। F1 से बनने वाले जो गैमीट है उनमें जो एलीलिक कंपोजिशन है या उनके जो कॉम्बिनेशन है वो अगर पेरेंट से बनने वाले गैमीट के कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ होंगे वो रिकॉम्बिनेशन होंगे। तो प्रोसेस कौन सा होगा? और वो गैमीट्स कौन से होंगे जो डिफरेंट होंगे? रिकॉम्बिनेंट गैमीट्स होंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको मजीद इसकी तरफ आगे जाने से पहले थोड़ा बता देता हूँ, इसको मजीद आगे एक्सप्लेन करते हैं कि मेंडल डिराइव लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किसने दिए थे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन? मेंडल ने। बट ही हैड नो आइडिया व्हाट बायोलॉजिकल फिनोमेना प्रोड्यूस these ideas of these laws, जो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता था या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल was unaware about the background biological phenomena। फिर पता कैसे चला कि मेंडल के जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इनका जो जेनेटिक या बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है वो कब एक्सप्लेन हुआ? ये 1903 में इट वाज द Sutton who explained the biological basis of Mendel's principles. Biological basis of Mendel's principles. Principles कौन-कौन थे? Law of segregation, law of independent assortment. ये जो Sutton की एक्सप्लेनेशन है जिसको हम कह रहे हैं कि Sutton ने 1903 में मेंडल के उन प्रिंसिपल्स की बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी, उस एक्सप्लेनेशन को हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरेडिटी भी कहते हैं, which was put forth by the Sutton in 1903। उस एक्सप्लेनेशन को हम क्या किस नाम से जानते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरेडिटी। इतना आप जान चुके हैं रिकॉम्बिनेशन के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको
उस एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाऊंगा। जीन्स are found on chromosome. Each diploid individual possesses two alleles per trait. हर एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल एक ट्रेट के लिए कितने एलील हैं उसके पास? 2, बिकॉज हर डिप्लॉइड इंडिविजुअल के अंदर 2 जीनोम्स हैं। 2 जीनोम होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उसके पास होमोलोगस 2 किस्म के क्रोमोसोम होंगे, तो उसमें 2 लोसाई होंगे फॉर अ जीन। उसका मतलब ये होगा कि 2 एलील उसके मौजूद होंगे। अब हम जो कह रहे हैं कि डिप्लॉइड इंडिविजुअल है, ये उसके अंदर 2 एलील फॉर अ ट्रेट है। ये दोनों एलील जैसे कि मैंने आपको बताया कहां पर होंगे? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर होंगे। ये कहां पर? 1 on each homologous pair chromosome. 1 on each homologous pair of chromosome. 2 allele per trait, 1 on each homologous pair of 2 chromosome in that pair. हम उनको in other word ये भी कह सकते हैं कि homologous pair chromosome में 2 क्रोमोसोम हैं, तो एक एलील एक के ऊपर होगा, दूसरा एलील दूसरे के ऊपर होगा। उसके बाद जब हम मियोसिस पे जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के लिए, तो वहां पे प्रोसेस होता है सेग्रीगेशन का। कौन सा प्रोसेस होगा? सेग्रीगेशन का। सेग्रीगेशन में ईच गैमीट रिसीव 1 homolog each gamete receive, and according to the law of independent assortment, both homolog assort independent of each other. अब मैं उस एक्सप्लेनेशन की तरफ आ रहा हूं जो कि इससे पहले मॉर्गन ने दी थी। Genes located on same chromosome are called as linked genes. उन जीन्स को हम क्या कहेंगे? These linked genes, which are actually located on the same chromosome, they travel together during the journey of meiosis. जर्नी के मैंने वर्ड यूज किया। Finally they arrive to the same destination. मतलब सेम डेस्टिनेशन क्या है? मियोसिस की जर्नी में सेम गैमीट। Now इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगी।
मतलब क्या होगा, कोई इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं होगी, बिकॉज अराइव टू सेम डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब हम जो लिंक जीन और सेम क्रोमोसोम की बात करते हैं उसको एग्जांपल से समझने के लिए आप ये समझ लें कि जो लिंक जीन्स के बारे में कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि दे आर एक्चुअली जस्ट लाइक द पैसेंजर ऑफ अ चार्टर्ड प्लेन या चार्टर्ड फ्लाइट और चार्टर्ड। उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से किसी भी चार्टर्ड कि प्लेन में या बस में या किसी भी किस्म के व्हीकल के ऊपर जाते हैं, आप यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, आप यहाँ से पेशावर जा रहे हैं, आप यहाँ से कराची जा रहे हैं, यहाँ से एक चार्टर कोई एक प्लेन है या कोई बंदा है वो जाना चाहता है या वहाँ से आना चाहता है, सारे के सारे उसमें कंडीशन क्या होती है चार्टर प्लेन है उसमें कि ऑन द पैसेंजर दे come to the board simultaneously and leave the board simultaneously। एक साथ आते बैठते हैं, एक मकाम पे बैठते हैं, एक जगह पे सफ़र करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप कोई भी यहाँ पर आपकी सर्विसेज यहाँ पे चल रही हैं, ये यहाँ से बस सर्विसेज चलती हैं जो चार्टर्ड है, यानी कोई भी आप कर लें, आप देखें वहाँ पे आप उसमें जितने भी उसमें मुसाफिर होंगे वो एक मकाम में आके बैठ जाएंगे, उसमें बैठेंगे, उसके बाद वो सारा जर्नी एक साथ उनकी हो रही होगी, वो एक रास्ते पे जा रहे होंगे, आखिर में वो सारे के सारी एक जगह पे वो बस या वो जो गाड़ी है वो रुक जाती है और उनसे वो सारे के सारे मुसाफिर एक ही पॉइंट के ऊपर उतर जाते हैं। अब उसके मुकाबले में बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है कि आप एक ऐसी गाड़ी में सवार हो जाएं कि जिसके अंदर आप जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं जी कि मैं मोटरवे से गाड़ी उतरी है, आप इस्लामाबाद आना चाहते हैं, वो गाड़ी आ रही है यहाँ पे, उसका स्टॉप जो है वो यहाँ पर है, आप पीछे कहीं उतरना चाहते हैं, आप उसको रोक लेते हैं, आप वहीं पे उतर जाते हैं लाइक दिस। वो फिर इस कंडीशन में नहीं आएगी, मतलब कि वहाँ पे ये लिंक वगैरह ये सब। अब फॉर एग्जांपल मैं लिंकेज के लिए इस बस की एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि ये जितने भी पैसेंजर हैं दीज आर एक्चुअली द जीन। वो जो बस है दैट इज एक्चुअली अ क्रोमोसोम, वो जो रूट है जिस पे वो जा रहा है दैट इज एक्चुअली द मियोसिस, दैट इज एक्चुअली द मियोसिस। वो जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाह रहा है दैट इज एक्चुअली द गेमीट, दैट इज एक्चुअली द तमाम के तमाम मुसाफिर उस बस के ऊपर जो मौजूद हैं वो सारे के सारे उस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जीन्स हैं, वो उसके ऊपर मौजूद क्या है, जीन्स हैं। जिस वक्त हम कह रहे हैं कि जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज द, तो मैंने आपको क्रोमोसोम की मिसाल उस बस से दी है, उस जीन की मिसाल उन मुसाफिरों से दी है। They travel together during the journey of meiosis। वो जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस रास्ते पे वो बस चल रही है एक डेस्टिनेशन की तरफ, ये सारी की सारी जर्नी जो है हमने कहा है कि जर्नी ऑफ meiosis है। फाइनली अराइव टू अ सेम डेस्टिनेशन, एक ऐसे डेस्टिनेशन पे वो आकर रुक गई जहां से वो तमाम के तमाम मुसाफिर उससे उतरेंगे। हमने उस डेस्टिनेशन को क्या कहा, दैट इज द गेमीट। जब सारे के सारे मुसाफिर एक साथ उतर गए तो इसका मतलब है दे शेयर द सेम डेस्टिनेशन। समझ आ रही है आपको? दिस इज द लिंक या लिंकिंग। द फर्स्ट रिपोर्टेड ऑफ दिस काइंड जो रिपोर्ट हुआ है लिंक जीन का वो 1905 में हुआ था। 1905 में स्वीट पी Lathyrus odoratus ये ऑर्नामेंटल पी है। एक होता है गार्डन पी जो कि मटर जो हम खाया जाता है एडिबल होता है, वो पाइसेंस का होता है, गार्डन पी उसको कहते हैं। एक ये है स्वीट पी Lathyrus odoratus, ये
ऑर्नामेंटली अक्सर आपने देखा होगा, अभी जो ये सीजन आ रहा है आप कुछ अर्से बाद देखेंगे यहाँ पर क्यारियों में आपको रंग भरेंगे मटर की तरह के वो नजर आएंगे जिनमें कलरफुल फ्लावर्स होंगे। तो ये वो है स्वीट पी। इसमें फर्स्ट टाइम एक कंडीशन सामने आई थी 1905 में, और इसको रिपोर्ट करने वाले जो थे वो बीटसन, पनेट, जिसको हम पनेट स्क्वायर भी कहते हैं जिसकी वजह से, एंड सैंडर। They reported first time this concept in sweet pea. Purple flower, long pollen into red flower, round pollen. Both were homozygous strains. यूज एज पैरेंटल। क्रॉस करवाया गया इनको F1 में जो हाइब्रिड आया पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन के तौर पर सामने आ गया। फिर हम F2 पे गए। F2 में हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस आ गई। उसमें पर्पल लॉन्ग, पर्पल राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड, 284, 21, 21 एंड 55। ये नंबर आ गया जब उन्होंने ये क्रॉस करवाया। अब होना क्या चाहिए? एज पर मेंडेलियन रेशियो, क्लासिकल मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1, ये रेशियो होनी चाहिए थी। क्या ये रेशियो आ रही है? क्या आपके सामने जो फिगर आए हैं ये इस रेशियो को फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि नॉट फॉलोइंग 9:3:3:1। अब इसमें थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं कि पहले तो हमने ये कहा कि ये जो हमारे पास कॉम्बिनेशन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आए हैं ये इस फ्रीक्वेंसी में 9:3:3:1 को फॉलो नहीं करेंगे। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इसमें एक 284 है, 21 है, 21 है, 55 है। आप सबको समअप कर दें, 284, 21, 21, 55 आपके पास टोटल प्रोजेनी का नंबर आ जाएगा। टोटल प्रोजेनी का नंबर क्या है? करें सर जल्दी। कितना? 381। अब हमारे पास 381। अब आप इस तरह करें कि 9/16 into 381, 3/16 into 381
1/16 into 381, ये जरा निकालेंगे कितना बनता है। 9/16 into 381, 3/16 into 1/16 into 381, 9/16 into 381 कितना? 14 के 40 214 214। 3 से कितना बनता है? 71.4 और 1/16 मतलब 380/16 20। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इस रेशो को करते हैं तो ये 9/16 आना चाहिए था, ये 3/16, ये 3/16, ये 1/16 आना चाहिए था। वैल्यूज हमारे पास ये है, कितने आने चाहिए थे? 200 और आए कितने हैं? 284। मतलब यहां पर क्या है? इंक्रीज है। यहां पर क्या हुआ है? ये कितने आने चाहिए थे? 71.4। ये कितना आया है? मतलब डिक्रीज है। सेम विद द केस ऑफ दिस वन। और यहां पर 55 और आने कितने चाहिए थे? अगेन यहां पर क्या है? तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि जो क्लासिकल मैग्नेटिक रेशियो है 9:3:3:1 वो फॉलो नहीं। उसके बाद हुआ क्या, उसको समझने के लिए हमने क्या किया? हमने ये देखा कि जो कुछ हुआ है वो उसमें क्या डिफरेंस आया है। हमें पता चला कि उनमें से दो कॉम्बिनेशन ऐसी है कि जो जितनी आनी चाहिए थी उससे ज्यादा आई है, इंक्रीज हुई है, और दो कॉम्बिनेशन ऐसी आई है कि जो जितनी आनी चाहिए थी उससे कम हुई है। अब हम उन कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि वो कौन सी कॉम्बिनेशन है जो इंक्रीज हुई है। पर्पल राउंड और रेड राउंड, दोनों की दोनों कॉम्बिनेशन कौन सी है? पैरेंटल। आपके पास जो पैरेंटल फिनोटाइप है दैट अपीयर मोर फ्रीक्वेंटली, और जो आपके पास न्यू कॉम्बिनेशंस आई हैं या रिकॉम्बिनेंट आए हैं दे अपीयर लेस फ्रीक्वेंटली। उस वक्त ये एक्सपेरिमेंट किया बीटसन, पन्नेट एंड सैंडर ने। दे वर अनएबल टू एक्सप्लेन देयर रिजल्ट। उन्होंने उस वक्त इस रिजल्ट को इससे फर्दर एक्सप्लेन करने उनके पास कोई वो नहीं था, वो अनएबल थे इसको एक्सप्लेन करते। लेकिन अब आज हम यहाँ पर खड़े होकर ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। हमें पता है रीजन का। हमें रीजन क्या है कि द जीन्स which control the flower color and pollen shape, both the gene located on the same chromosome, both the gene located on the same chromosome, उनके जो लोसाएं हैं they are closer together and therefore they do not assort independently. उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं। सो इस सब के बाद आज का हमारा टॉपिक मैं अब आपको बताऊंगा कि आज का हमारा एक्चुअली टॉपिक था क्या। कोई बता सकता है इस सब के बाद? इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद कोई मुझे बता सकता है कि आज का हमारा टॉपिक था क्या? लिंक। इसके अलावा कोई और? आज का हमारा टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड
ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं लिंकेज के बारे में कि जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम they are just like the passenger on a chartered bus travel together on the same path or same way, ultimately arrive to the same destination. ये हमारे पास एक्चुअली फिनोमेना है, किस चीज का है? फिलॉसफी है लिंकेज। अब ऐसा है कि जिस वक्त ये जीन एक क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, होता क्या है यहां पर इंडिपेंडेंट असाइनमेंट होती कैसे है और लिंक जीन में ये क्यों नहीं होती? जहन में क्वेश्चन आना चाहिए आपके, आखिर बाज़ औक़ात इंडिपेंडेंट असाइनमेंट क्यों होती है और बाज़ औक़ात इंडिपेंडेंट असाइनमेंट क्यों नहीं होती? समझ आ रही है आपको? देखिए इसमें सबसे जो प्रोसेस इन्वॉल्व है दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। कोई जानता है क्रॉसिंग ओवर के बारे में? क्या होता है इसमें? क्या हो जाता है? कोई और बता सकता है? ये होता क्या होता है क्रॉसिंग ओवर? मियोसिस में। मियोसिस में क्या होता है? गेमीट फॉर्मेशन हो रही होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द सिस्टर क्रोमेटिड, आपने जो बताया सही कह रहे हैं आप, उसमें ये प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर का। अब एक्चुअली होता क्या है कि जिस वक्त ये क्रोमोसोम ये आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने मटेरियल को, तो उसमें जो जीन्स के दरमियान एसोसिएशन होती है imposed by the linkage, that is broken down by the crossing over. और जब कभी भी क्रॉसिंग ओवर होगा, it will produce recombinant. जाहिर सी बात है, जहां कहीं भी क्रॉसिंग ओवर हो उसके रिजल्ट में बनने वाला जो आपके पास एलील की कॉम्बिनेशन होगी वो रिकम्बिनेंट होंगे और उस प्रोसेस को हम रिकम्बिनेशन। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है एक जीन के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन के दरमियान डिस्टेंस इतना कम होता है, दे आर क्लोज टुगेदर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में भी आपने चार्जमेटा का नाम सुना होगा। क्या होता है चार्जमेटा? नाम सुना है कभी? क्या होता है? कोई हो? एक्सचेंज होते हैं जिसमें वो बनता है मटेरियल का। अब क्वेश्चन ये है कि जिस वक्त कोई क्रोमोसोम है उसके दरमियान जीन जो है, उसके ऊपर जो जीन लोकेटेड है वो बहुत ही क्लोज है। क्लोज का मतलब ये है कि वो इतने नजदीक है कि उनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर फिजिकली पॉसिबल नहीं है, चार्जमेटा वहां पर नहीं बन सकता, तो उसका मतलब है कि वहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, और उसका मतलब ये है कि वो दोनों उनके दरमियान रिकम्बिनेशन नहीं हो सकती। अगर दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, इफ दे आर फार इनफ, उनके दरमियान स्पेस ज्यादा है, फिर इजीली उनके दरमियान क्रॉस ओवर होगा, और क्रॉस ओवर होने की वजह से उनमें रिकम्बिनेंट्स बनेंगे। क्या बनेंगे?
क्योंकि हम लिंकेज की तरफ जा रहे हैं, हमें क्लासेस करनी है मुख्तलिफ किस्म की, जिस तरह हम इससे पहले कैपिटल ए कैपिटल बी वगैरह करते थे। तो इफ we want to analyze a cross involving a linked gene, हम क्या करना चाहें? If we want to analyze a cross, genetic cross involving a linked gene, so we must know two things. Number one, we must know the genotype, and number second, we must know arrangement of gene on chromosome. Arrangement of gene on, इससे पहले हम कोई भी क्रॉस करते थे, हमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती थी और वो होती थी जीनोटाइप। हम सिंपल कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हम नोटेशन यूज करते थे जीनोटाइप के लिए। हमें उनके अरेंजमेंट ऑफ जीन और क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी, बट अब हमें जरूरत है। इफ यू आर डीलिंग विद द लिंक जीन in a genetic cross, we must require two basic information. Number one, we must know about the genotype, and we must know about the arrangement of gene on the chromosome. So हमें क्या चाहिए? New notation system. हमें क्या चाहिए होगा? न्यू नोटेशन। किस लिए? फॉर प्रेजेंटिंग ऑफ अ लिंक्ड जीन इन अ जेनेटिक क्रॉस। इससे पहले हम कह देते थे कैपिटल ए कैपिटल बी इनटू स्मॉल ए स्मॉल बी। जीनोटाइप के हद तक ठीक था, बट अब हमने किसी क्रॉस करने लिंक जीन पे करना है तो हमने बताना होगा कि इनकी पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल हमने दो लाइनें लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को शो करने के लिए। एक लाइन एक क्रोमोसोम, दूसरा लाइन, ये दो लाइनें क्या शो कर रही हैं? साथ मैंने उसको मार्क किया एक स्पेसिफिक पोजीशन को कि ये एक जीन की पोजीशन है और ये कैपिटल ए कैपिटल बी। मैंने क्या किया? मैंने वहां पर लिखा कैपिटल ए कैपिटल बी। इसी तरह यहां पर भी मैंने दो लाइनें लगा दी। उन दोनों लाइनों का मतलब क्या था? पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उनमें भी मैंने एक पोजीशन बर्बाद कर दी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अगर इन दो लाइनों पे आप यहां पर कैपिटल ए लिख रहे हैं, यहां पे कैपिटल बी, तो क्या मैं लिख सकता हूं? मैं नहीं लिख सकता, बिकॉज ईच जीन ऑक्युपाई अ स्पेसिफिक पोजीशन कॉल्ड एज अ लोकस। ये एक लोकस है, ये दूसरा लोकस है, ये एक जीन है, बी दूसरा जीन है। अगर मैं यहां पे ए लिख रहा हूं तो उसके सामने मैं स्मॉल ए लिख सकता हूं या कैपिटल ए लिख सकता हूं,
बट बी नहीं लिख सकता। बी इज द सेकंड जीन एंड ए इज द फर्स्ट जीन, जो दोनों का पोजीशन डिफरेंट है। इसका मतलब है अगर ये फर्स्ट पोजीशन है और ये सेकंड, तो बी यहां आना चाहिए और बी के सामने बी ही आना चाहिए, आइदर दैट इज कैपिटल और स्मॉल। समझ आ रही है आपको? यहां पर बी आ सकता है इसके सामने? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो डिफरेंट जीन है और दैट ऑक्युपाई अ डिफरेंट लोकस और पोजीशन उसके मौजूद होगी। सेम जीन जो है हमेशा सेम लोकस या वो जो होगा वो ऑक्युपाई करेगा। अब समझ आ रही है आपको लाइंस की कि हमने अरेंजमेंट कैसे बताई है? अब मैं इस अरेंजमेंट को थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। जब आप थोड़ा सा ये लिंकेज क्रॉसेस करेंगे तो आपको फिर ये लाइन डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी लिख देंगे। ऑलरेडी आपको पता होगा कि इस कोने में जो है एक पोजीशन है और उधर दूसरी है। वो तो मैंने लाइन इसलिए डाला था कि आपको पता हो कि ये लोकस है, ये लोकस है। जब मैंने कुछ ज़्यादा क्लासेस की तो फिर मैंने बगैर लाइन के भी मुझे क्लियर है कि ये इसके सामने ये आएगा, इसके सामने ये आएगा, दो लोकस है। जब मैं और ज़्यादा क्लासेस करूंगा और मुझे इसका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा तो फिर मैं एक सिंगल एक लाइन भी डाल सकता हूँ। लाइन के ऊपर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी। लाइन के ऊपर वन क्रोमोसोम, लाइन के नीचे दूसरा क्रोमोसोम। समझ आ रही है? या बहुत ज्यादा, लेकिन उसके वो मैं आपको इंकरेज नहीं करूंगा। ऐसे भी इसको बाद में लोग लिखते हैं, लेकिन इसमें आप जो है तो आपको जरूरत इस तरह की नहीं है। वो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन आपको इतना सिंप्लीफाइड वर्जन में जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ तक कर सकते हैं, इस लाइन तक, इससे आगे, क्योंकि आप फिर इसमें गलत होंगे। इसमें कम से कम आपको अंदाजा जरूर हो रहा है इस सारे के साथ। तो मैंने क्या बताया कि आप कैपिटल ए, कैपिटल बी या कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल ए, ये लिख सकते हैं? नो, ऐसे आप नहीं लिख सकते इस तरह किसी को। सो दैट इज ऑल अबाउट द लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ये इसका पहला वो पार्ट था। इसको हम मजीद आगे लेके चलेंगे और इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे।